आज शनिवार है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज बजरंग बली छाए रहे। वैसे तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी रैली की और दूसरी ओर सोनिया गांधी भी कर्नाटक में इस चुनाव की पहली रैली करने के लिए आई। लेकिन कर्नाटक में आज के चुनावी प्रचार के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बजरंग बली का रहा। बजरंग बली की भगवा पगड़ी, भगवा गाड़ी और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सवारी। बेंगलुरु में पीएम के इस रोड शो ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा में रहे बजरंग बली। मोदी के 26 किलोमीटर लंबे रोड शो में सड़क के दोनों तरफ भगवाधारी फूल बरसाते रहे, लेकिन सच पूछिए तो बजरंग बली ही छाए रहे। चौराहे पर बजरंग बली, सड़क पर बजरंग बली, झंडे में बजरंग बली और तो और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जुबान पर भी बजरंग बली ही बैठे थे। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस को हराने की अपील की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुत्तूर में रोड शो करने से पहले कांग्रेस पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया और चिकोडी की रैली में अमित शाह ने याद दिलाया कि कांग्रेस के नेता बजरंग बली के बर्थडे की तारीख पूछ रहे हैं। बजरंग बली का बर्थडे कौन सा है? अरे सिद्धरामैया जी, आप नहीं जानते हो, तुष्टीकरण में आप अंधे हो गए हो। पूरे भारत को मालूम है कि हनुमान जयंती की पूर्णिमा बजरंग बली का जन्मदिन है। श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले बीजेपी का जोर बजरंग बली के जरिए चुनाव जीतने का है। अब सवाल है कि बजरंग बली ही क्यों? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान किया था। यहीं से बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया और उसने अपनी चुनावी रणनीति में बजरंग बली को भागीदार बना लिया। अब तो बेंगलुरु की जमीन पर बीजेपी समर्थक बजरंग बली के भेष में कैमरा फेस करते दिख रहे हैं। ये कदापि नहीं हो सकता है। जिस देश में सनातन धर्म के लोग रहने वाले, उसको कभी बंद नहीं किया जा सकता है। और सुन लीजिए, जो बंद करने वाले हैं हमारे सनातन धर्म को, वो संस्कृति को, उसको मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। बजरंग बली के सहारे बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार से कांग्रेस अब बैकफुट पर है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने बीमार चल रही सोनिया गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया। कर्नाटक के हुबली में उनकी पहली रैली के खूब चर्चे हैं। कांग्रेस पीएम के बजरंग बली अभियान पर भी हमला बोल रही है।
मैंने लंबे समय से राजनीति को देखा है और राजनीति का ऐसा पतन करते हुए मैंने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा है कि हम सब के पूजनीय श्रद्धेय जिन्हें हम हृदय में रखते हैं, उन हनुमान जी को वो एक बजरंग दल है, आप उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते और वो भी देश के प्रधानमंत्री इतनी साधारण सी बात नहीं समझ रहे। सवाल सिर्फ बजरंग बली का नहीं है, सवाल तुष्टिकरण बना भगवाकरण का है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी सिर्फ बजरंग बली का नाम नहीं ले रही, बल्कि टीपू सुल्तान के जरिए मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है। बीजेपी के नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को टीपू सुल्तान का वंशज बताकर नया विवाद छेड़ दिया कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारमैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। कर्नाटक की चुनावी कहानी में विकास, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। बजरंग बली और टीपू सुल्तान आगे चल रहे हैं। 10 मई को जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कि कर्नाटक की जनता ने किसे आगे किया और किसे पीछे छोड़ दिया। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। आतंकवाद पर भारत ने आईना दिखाया तो पाकिस्तान बौखला गया। गोवा में खरी खोटी सुनने के बाद बिलबिलाए बिलावल भुट्टो ने कराची जाकर जहर उगला, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो भी बातें कही उनका जवाब एस जयशंकर पहले ही दे चुके थे। जयशंकर ने पाकिस्तान की गिरती साख पर सवाल उठाए और बातचीत के सभी रास्ते बंद होने का भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया। एस जयशंकर के बयानों से अब बिलावल ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बेचैन है। Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. अब बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे। जो मैंने ये फैसला किया भारत जाने का SCO के कॉन्टेक्स्ट में, मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये फैसला किया, लेकिन जाके हमने एक फुटप्रिंट छोड़ा। 12 साल के बाद पाकिस्तान का तूफान जिसने इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इंपॉर्टेंस तो थी, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। तो ये समझ नहीं आती कि क्या मुस्तकबिल है हमारा। इसी का मजाक इंडिया में भी उड़ाया जाता है, दुनिया में उड़ाया जाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े बड़े सपने और बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर भारत आए थे। वो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, मगर अपनी हरकतों से पाकिस्तान एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती करा गया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान की कंगाली की सच्चाई बताकर पूरी दुनिया में उसकी फजीहत करा दी। Terrorism matter. I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. आतंकवाद के मुद्दे पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और बिलावल को खूब सुनाया। जयशंकर के तीखे प्रहार से बिलावल इतने बिलबिला उठे कि इस्लामाबाद पहुंचने का इंतजार भी नहीं कर सके। कराची से ही उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। जहाँ तक दहशतगर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल खास तौर पे भारत में बीजेपी का कोशिश रहा है या आरएसएस का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दें। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नज़र आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई। बिलावल की जहरीली सोच के पीछे असल में उनकी बौखलाहट है। जिस तरह SCO की बैठक के दौरान और बैठक के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद बिलावल के पास कुछ बचा ही नहीं था। साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखें, वो तो कुछ भी कह सकते, और उस देश का इतिहास, ये कोई नई बात नहीं।
तो आज जो कहते हैं ना द पुराना प्लेबुक जो है, वो पुराना प्लेबुक एक बार और चल रहा था, लोकेशन अलग था, गोवा था, प्लेबुक वही था, पुराना था। पाकिस्तान का आतंक सब पुराना प्रेम है और उस प्रेम को वो छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में यह हालत हो चुकी है, उसे कोई पूछने वाला तक नहीं बचा। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब यह कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और बात उनकी अगर देखी जाए तो काफी हद तक ठीक है, फॉरेक्स तो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या आपका होना है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। पाकिस्तान की आर्थिक हालत की तरह ही उसकी साख पर भी लगातार बट्टा बैठ चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान न तो अपना रवैया बदलने को तैयार है और न ही कश्मीर का राज छोड़ रहा है। कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो दुनिया के सामने या मेंबर स्टेट्स के सामने रखे, उस लिहाज से मेरे ख्याल में हमारा दौरा काफ़ी कामयाब था। जहाँ तक बायलैटरल इश्यूज़ है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज़ हैं, उन पे तो हमारा मौक़िफ़, उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया, मगर मल्टीलैटरली SCO का फॉर्मेट के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से काफ़ी कामयाब ही रहा है। और जबकि हम पे पाबंदी है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं या इख्तिलाफ़ात हैं उनको नहीं उठा सकते हैं उस तरीके से, मगर डिप्लोमेटिकली और उस दायरा में रह के हमने हर वो पॉइंट उस तरीके से नहीं उठाया, मगर साथ साथ उठाया भी सही। बिलावल से पहले उनके पूर्वज भी कश्मीर अलापते रह गए, मगर ना तो पहले उनके हाथ कुछ आया और ना ही भविष्य में कुछ आ पाएगा, क्योंकि अब बात कश्मीर पर नहीं बल्कि POK पर होनी है। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. पाकिस्तान हर मंच पर अपनी किरकिरी कराता रहा है और मौजूदा हालात के हिसाब से साफ है कि आगे भी उसकी हकीकत बदलने वाली नहीं है। इसलिए भारत से खाली हाथ लौटने पर पाकिस्तान में ही बिलावल पर जमकर हमले हो रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए? इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर है? इस वक्त हर फर्द वाहिद की जबान पर क्या है कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग के लिए डीजल मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब ने भी अगले दिन फरमाया है कि वो बाजवा साहब इनके सामने इस तरह जिक्र करते रहे, who was not an ordinary person, he was an army chief। पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ रिश्ते सुधारने में नाकाम है। भारत ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर अपने आका यानी चीन की शरण में है। गोवा से लौटकर चीन के विदेश मंत्री चिन गांग सीधे इस्लामाबाद गए। वहां उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले, मगर भारत ने जिस तरह पाकिस्तान की पोल खोली उससे वो कैसे उबर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजौरी के आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए। देश इन वीरों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढूंढ कर मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया है। 100 घंटे से ज्यादा वक्त से घाटी में आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। साफ है, पाकिस्तान चाहे कितना गर्त में चला जाए, लेकिन आतंक की फैक्ट्री कभी बंद नहीं करेगा और भारत भी एक एक आतंकी को चुन चुनकर ढेर करना नहीं छोड़ेगा।
ये शहादत भूलेंगे नहीं। मिट्टी में मिलेंगे घाटी के आतंकवादी। देश के वीर सपूतों की शहादत को नमन, इनके शौर्य को नमन। आज उनकी शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देश के वीरों के बीच पहुंचे हैं। यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शुक्रवार को राजौरी में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन आतंकवादी ये याद रखें कि एक एक शहादत का बदला लेगा भारत। शहीद जवानों को याद करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वकीलों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ ये लोग पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। साफ है, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। ये छटपटाहट और बौखलाहट पाकिस्तान की है, और जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय सेनाएं देती है। देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार करते हुए सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र पहले ही शुरू कर दिया है, जबकि आर्मी चीफ मनोज पांडे ग्राउंड जीरो की समीक्षा करने के लिए कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र है क्या और त्रिनेत्र का अर्थ क्या है। ऑपरेशन त्रिनेत्र का अर्थ है 3 आंखें, जो कि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के एक रूप को दर्शाती हैं। इस ऑपरेशन में आतंकियों पर सेना संयुक्त ऑपरेशन चलाकर प्रहार कर रही है। भारतीय सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जहां भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना है, वहां सुरक्षा बल छापेमारी कर रहे हैं। दरअसल राजौरी के कोटरंका का केसरी हिल का इलाका काफी खतरनाक है। यहाँ कंटीली झाड़ियां हैं और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर हैं। इस इलाके में आतंकियों को छिपने की जगह मिल जाती है। यहाँ 12 से ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन अब सुरक्षा बल अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। मैं थोड़ा भौगोलिक स्थिति यहाँ भी बताने की कोशिश करूंगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट लगातार आपको दिखाएंगे। इसी इलाके में यहाँ से करीबन 100 मीटर दूर जो एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर अभी भी फायरिंग की आवाज जो है वो आ रही है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर 1 जनवरी को यहाँ पर डांगरी में जो है वो हमला किया गया था आतंकियों द्वारा, और उसमें मासूम लोगों की जान जो है वो चली गई थी। और उसके बाद से लेकर लगातार आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। पिछले 4 दिनों में 6 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सेना का ऑपरेशन राजौरी में अब भी जारी है, जबकि बारामूला में सुबह ही एंटी टेरर ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर हो चुका है। पिछले 100 घंटों की बात करें तो 4 एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में अब तक 6 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसके अलावा 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी हिरासत में लिया गया। बीती रात एक सूचना के आधार पर मारहामा गांव में जो है वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि वहां पर मिलिटेंट्स के प्रेजेंस की सूचना मिली थी। तुरंत जॉइंट ऑपरेशन सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का लॉन्च किया गया, और जैसे ही एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उस घर को जीरो इन किया गया जहां पर मिलिटेंट छुपा हुआ था, उसने सर्चिंग पार्टी पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें कुछ घंटों तक चली मुठभेड़ में मिलिटेंट को मार गिराया गया है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के कुंजर इलाके के करहामा गांव में तड़के हुई मुठभेड़ में लश्कर का आतंकवादी मिट्टी में मिला दिया गया।
इंफॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की जॉइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। कश्मीर में 22 मई से शुरू हो रही G20 बैठक के मद्देनजर जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दिन रात गश्त की जा रही है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई आतंकवादी घुसपैठ ना हो या सीमा पार से आतंकवादी किसी भी अपने मंसूबे को अंजाम ना दे सके। रजौरी से रजत वोरा और खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किंग चार्ल्स ब्रिटेन समेत 15 देशों के नए सम्राट बन गए हैं। शानदार समारोह में 2000 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी में किंग चार्ल्स की ताजपोशी हुई। किंग के साथ क्वीन कैमिला की भी ताजपोशी हुई। 80 मिनट तक चली रस्मों में ऐतिहासिक और राजशाही की विरासत देखने को मिली। राज परिवार में 70 साल बाद ताजपोशी समारोह हुआ है और 74 साल के किंग चार्ल्स औपचारिक तौर पर राजा बने हैं। ब्रिटेन को मिला नया सम्राट। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के साथ ही ब्रिटेन की राजशाही के नए युग का आरंभ हो गया है। 15 देशों के राजा यानी सम्राट चार्ल्स की ताजपोशी के वक्त दुनिया भर से VVIP आए थे। आपको बता दें कि किंग चार्ल्स ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 15 देशों के सम्राट हैं। लंदन में किंग चार्ल्स की ताजपोशी का समारोह बेहद दिव्य और भव्य तरीके से आयोजित किया गया। चौहत्तर साल की उम्र में सम्राट बनने वाले किंग चार्ल्स ब्रिटिश शाही परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। I think it's just a really special event. It's once in a lifetime. So we are here just to experience everything, including the vibe. ऐतिहासिक बग्घी पर सवार होकर किंग चार्ल्स अपनी पत्नी क्वीन कैमिला के साथ वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। पूरे रास्ते ब्रिटेन की जनता उन्हें निहारती रही। In a lifetime that we didn't want to miss, and we do love the royal family. I think they're great for the country. 4 टन की जिस बग्घी में नए सम्राट सवार हुए वो 1767 से शाही परिवार के पास है। एयर कंडीशन से लैस इस बग्घी को डायमंड जुबली स्टेट कोच कहा जाता है। History, and the Queen was our monarch for so long that most people have only ever seen one coronation. ब्रिटेन में इस ताजपोशी को लेकर लोगों में इसलिए भी उत्साह देखा गया क्योंकि ये मौका 7 दशक बाद आया है। ताजपोशी से पहले किंग चार्ल्स ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद परंपरागत तरीके से शपथ हुई। According to their respective laws and customs,
और सभी रस्में पूरी होने के बाद किंग चार्ल्स राज परिवार के 700 साल पुराने सिंहासन पर विराजमान हुए। I think it does a lot of good for the country. I mean, they're like all families. They've got things in the closet that we don't need to know. But yeah, we need feel-good factors, don't we, in this life at the moment? So yeah, they're doing a good job as far as I can see. ब्रिटेन में किंग चार्ल्स की ताजपोशी के गवाह 2000 से ज्यादा मेहमान बने, जिनमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह में शिरकत की। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे उपराष्ट्रपति धनखड़ किंग चार्ल्स को सम्राट बनने की बधाई देने वालों की लिस्ट में आगे रहे। सम्राट की ताजपोशी के समारोह में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। ब्रिटेन 70 साल बाद एक बार फिर राज तिलक का गवाह बना। शाही अंदाज वाले समारोह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के साथ ही ब्रिटेन में राजशाही का नया अध्याय शुरू हुआ है। मौली गंभीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लंदन। God save the king. God save King Charles. Long live King Charles. May the king live forever. Z News.